और होपफुली आप लोगों ने बाद में इसको पढ़ा भी होगा और कुछ आपको रिफ्रेश हुआ होगा। आज हम कंपनीज के अंदर उनके ऑफिशियल्स के मतलब हम पढ़ेंगे कि कंपनीज के ऑफिशियल्स कौन होते हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके मतलब हम डिस्कस करेंगे आज। नॉर्मली आप देखते हैं कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, अदर ऑथराइज ऑफिसर ऑफ ए कंपनी। अब जैसा कि ऑफिसर्स की डेफिनेशन के अंदर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है वो ऑफिसर के अंदर डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी, कंपनी सेक्रेटरी भी, और कोई भी ऑथराइज पर्सन जिसको आपने कोई पावर्स अवार्ड की हुई है, वो बंदा इसमें शामिल होता है। अब यहाँ पे एनी डायरेक्टर की बात करते हैं। डायरेक्टर्स जो कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं या कंपनी को प्रपोज करने वाले मेंबर्स, वो डायरेक्टर होते हैं। एक और चीज वो ये है कि डायरेक्टर अगर वो शेयर होल्डर नहीं है तो हम बाहर से भी हायर करके डायरेक्टर बना सकते हैं और उसको डायरेक्टर की अथॉरिटी देंगे, लेकिन उसके पास वोटिंग पावर जो है वो नहीं होगी। वोटिंग पावर उन्हीं के पास होगी जो शेयर होल्डर है, जो मेंबर है। हाँ, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसको बिठाया जा सकता है क्योंकि डायरेक्टर्स है, लेकिन जब कोई डिसीजन के लिए बात होगी तो वोटिंग का वो राइट नहीं रखता वोट करने के लिए, और ना ही इसी को कोई डिविडेंड दिया जाता है, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय है, सैलरी बेस्ड डायरेक्टर है, इसको सैलरी मिलेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से किसी को बनाया जाता है, और इस तरह भी होता है कि आप कोई बाहर से हायर करके चीफ एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं, वो बिजनेस को रन करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको मॉनिटर करते हैं, या आप कह लें कि उसके ऊपर एक वॉच डॉग के तौर पे बैठे होते हैं, वो रिव्यू कर रहे होते हैं, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाबदेह होता है। इसी तरह डायरेक्टर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जवाबदेह होता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की टर्म जो है, इसके अंदर अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों इसके अंदर आते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नॉर्मली आपने अपनी कंपनीज में भी देखते हैं, और इर्द गिर्द भी, तो वो ज्यादातर या चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, या कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, या आपका सीएफए जो है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। सीएफए नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर नहीं होते हैं, ये ज्यादातर सर्विसेज यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर होते हैं, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट होता है। उसको मॉनिटर करना होता है, शेयर कैपिटल को देखना, शेयर मार्केट देखना, उनका एनालिसिस करना और फोरकास्टिंग करना होता है। वो चीफ फाइनेंशियल और सीएफए जो है वो इस कैटेगरी के लोग होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये लिस्टेड कंपनीज, उनके अंदर ये डेजिग्नेशन होता है। नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर कंपनी सेक्रेटरी होता है, लेकिन बहुत कम कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक अलग सीट रखी जाती है। वो किसी भी बंदे को नॉमिनेट करके उसको कंपनी सेक्रेटरी बना देते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम ग्रेजुएशन है, उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी की एक सर्टिफिकेशन भी होती है। आप वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए पर्टिकुलरली जब आते हैं तो वो उसके लिए एक
सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। और ये एक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी जरूर होता है और उसकी एक पोस्ट होती है। कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? कंपनीज के अफेयर्स को चलाना होता है और इसके अंदर मीटिंग्स, लीगल पर्सपेक्टिव्स, कॉरपोरेट सेक्टर, इन सब चीज़ों को देखना होता है। और मीटिंग्स जो होती हैं उनके मिनट्स को रिकॉर्ड करना और उनको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा रखना होता है। अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कोई भी ऐसा आदमी जिसको आप ऑथराइज कर दें, वो भी ऑफिसर के कैटेगरी में आता है, वो ऑफिसर की डेफिनेशन में फॉल करता है। बोर्ड, इसकी डेफिनेशन, इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कलेक्टिव, यानी एक बोर्ड के अंदर जो डायरेक्टर्स का एक कमेटी है, दैट इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड अ बोर्ड ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ द कंपनी को एक बंदा हेड करता है जिसे आप चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कहते हैं। उसको इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स बाय वोटिंग राइट, वोट देकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट किया जाता है। और उसका काम क्या होता है? बोर्ड को रेगुलाइज करना, बोर्ड के सारे मामलात को देखना, कंपनीज के मामलात को देखना, कंपनीज की पॉलिसीज को देखना। और जो मीटिंग्स होती हैं उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन है वो चेयर करता है। द मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग्स इन विच दे मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी क्यों? कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट आर्टिफिशियल। कंपनी डजंट हैव tongue, doesn't have to sign, means company is not existing, but a natural person on behalf of the company is doing work, process, operations, making policies। जब भी ये चीजें जब आती हैं ऑन ऑन टेबल, तो ये नहीं कहा जाता कि अब्दुल रहमान साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने लिखा है। नहीं, वो कहेंगे कंपनी पॉलिसी, कंपनी का डिसीजन है। डिसीजन कौन कर रहे हैं? अब्दुल रहमान साहब, जीशान साहब, अरशद साहब, ये मिलके डिसीजन कर रहे हैं। लेकिन जब वो डिसीजन के ऊपर नाम आएगा, जब भी वो डिसीजन को कॉल किया जाएगा, तो वो कहा जाएगा कंपनी का डिसीजन है। इट्स अ नॉट अ इंडिविजुअल डिसीजन, इट्स रिलेटेड टू कंपनी डिसीजन। सो एक मिनट जी। जी सर। तो कंपनी डिसीजन जो हैं वो बोर्ड या डायरेक्टर्स करते हैं। आगे चलते हैं जी। मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स क्या हैं? मेंबर्स और शेयर होल्डर में डिफरेंस जो है आगे हम वो डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, यानी जो जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एग्जीक्यूट किया, जिन्होंने प्रोसेस शुरू किया और वो फाउंडर्स में हैं, वो आपके मेंबर्स कहलाते हैं। अब मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम, मेंबर यस, शेयर होल्डर नहीं। बट नॉट अलॉटेड एनी शेयर येट, जब तक उसको कोई शेयर लॉट नहीं हुआ उस वक्त तक वो शेयर होल्डर नहीं है। हालांकि मेंबर्स जो हैं, जब कंपनी फॉर्मुलेट की, जब उन्होंने इसको
एग्जीक्यूट किया तो वो बंदे मेंबर्स थे, क्योंकि अभी शेयर्स जो हैं वो एलोकेट नहीं हुए, शेयर्स दिए नहीं गए, तो इसलिए वो शेयर होल्डर नहीं। Once company registered, share certificate issued, and shares allotted to the members, then they will come the shareholder. The term हम उस वक्त इनके लिए shareholder की इस्तेमाल करेंगे। Means subscriber to registered memorandum but not allotted any share yet, वो member है, shareholder नहीं। Allotted shares on transfer of any other person but name not entered in the register of the members yet, तो वो मेंबर नहीं है, शेयर होल्डर जरूर है। क्यों? शेयर होल्डर का टाइटल उसको मिल गया, लेकिन उसका जो प्रोसेस है मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन का, उस रजिस्टर में अभी उसका नाम नहीं आया, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए दैट पर्सन इज नॉट अ मेंबर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, तो इसलिए उसके अंदर शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। ओनली गारंटी जो है उसका वजूद है कि लोगों ने गारंटी दी हुई है टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, या डिसॉल्व होती है जिस वक्त कंपनी, उस वक्त वो एक गारंटी है टू टू द एक्सटेंट ऑफ दैट शेयर। The subscriber to the memorandum of associations are deemed to have agreed to become member of the company and become member on its registration, and every other person to whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of shares or in relation to a company not having a share capital, any person who has agreed to become a member of the company and whose names are entered in the register of members are members of the company। अभी हमने इसके मतलब ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ दिया था, तो आप में से एक बंदा जरा मेंबर्स के ऊपर कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग दे। जी, कौन पार्टिसिपेट करेगा पहले? ये अब्दुल रहमान साहब, जीशान साहब। एक कॉन्सेप्ट जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी है वो मेमोरेंडम लाइक वो कंपनी के स्टार्टअप में इन्वॉल्व होते हैं, और जब तक ये कंपनी रजिस्टर्ड ना हो जाए उस वक्त तक वो लाइक मेंबर्स के थ्रू मेंबर्स ही करते हैं। अब मेंबर्स और शेयर होल्डर में ये डिफरेंस है कि मेंबर्स को जब तक शेयर्स नहीं अलॉट होंगे तो वो शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। ठीक हो गया। जी अब्दुल रहमान साहब, आपका इनपुट क्या है? आप हमारे साथ हैं या सिर्फ रिकॉर्डिंग लगा के चले गए? नहीं नहीं सर, यहाँ हूँ मैं साथ। सर यही कहना था जो उन्होंने कहा है। कुछ अपनी जुबान से बोल देंगे, हम भी सुन लेंगे अल्फाज आपके, रिपीट ही कर दें। चलें। मेंबर्स वो पर्सन मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी प्रपोज की, मेमोरेंडम में उनका नाम आया, और अभी उसको शेयर होल्डर ने, जब तक उसको शेयर नहीं मिलेंगे उस वक्त तक वो शेयर होल्डर नहीं होगा। जब शेयर अलॉट हो जाएंगे तो फिर वो मेंबर्स भी हो गया, शेयर होल्डर्स भी हो गया। मेंबर्स होने के साथ साथ आपका मेंबर्स के रजिस्टर्ड जो है उसके अंदर आपका नाम लिखा होना चाहिए। शेयर होल्डर्स का नाम मेंबर्स के शेयर रजिस्टर्ड में नहीं होता। इन रिलेशन टू द कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, फिर ये चीज है जिन कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं होता उसमें मेंबर्स होंगे और उनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिखा जाएगा, तो वो मेंबर कहलाएगा। क्योंकि ये गारंटी बाय गारंटी है, तो इसके लिए शेयर कैपिटल नहीं है।
शेयर कैपिटल जब नहीं है तो उसका कोई शेयर होल्डर भी नहीं है। शेयर होल्डर्स का जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया, इसको फिर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। The terms shareholders and member is used interchangeably, but from the definition, it is clear that member is a broader term. Broader term क्यों है? उसके अंदर मेंबर जब है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, जबकि शेयर होल्डर इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉल मेंबर, वो मेंबर नहीं बन सकता जब तक उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में नहीं आता। द डिफरेंस कैन बी समराइज्ड एज फॉलो: subscriber to registered memorandum but not allotted any share yet, member yes, shareholder nahi. Allotted shares on transfer by any person, member nahi, shareholder yes. क्यों? Share one person to another person can be transferred. And company limited by guarantee not having share capital, member yes, shareholder nahi. क्यों? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। ये तीन जो लाइनें हैं, ये तीन क्वेश्चन भी हैं, इनको अपने जहन में रखिएगा। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ। A deal is member of ABC Guarantee Limited which does not have share capital. A deal has guaranteed to contribute an amount up to the 1 million rupees if needed in case of winding up of the company. इसका रिजल्ट क्या है? इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये है कि मेंबर तो है ये एबीसी गारंटी का, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं, क्योंकि इस कंपनी के अंदर गारंटी है शेयर होल्डिंग, शेयर्स नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, मारिया along with other member of her family subscribed a memorandum for registration of a company XYZ Limited. ये देखिए, आप सब्सक्राइब किया उसने मेमोरेंडम को, तो यहाँ पे आपके जहन में एक बत्ती जल जानी चाहिए। हाँ, मेंबर है सर इसका मतलब। The company has been registered but share certificates have not been printed and allotted yet. ये दूसरी चीज, ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी लेकिन शेयर शेयर्स अलॉट नहीं, नहीं किए गए। अलाउड नहीं है। Maria is a member of the company although she does not technically hold any shares. ठीक है। यस सर। रेजोल्यूशंस बाय मेंबर्स। अब बोर्ड के अंदर जब रेजोल्यूशन पेश होती है तो उसके अंदर कितने लोग शामिल होते हैं, मीटिंग कब कॉल की जाती है, मीटिंग कब तक कॉल नहीं की जा सकती, इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली मेंबर्स को 75% ऑफ मेंबर्स का मीटिंग में मौजूद होना जरूरी है। अगर कोई एक मेंबर नहीं आता तो उसको किसी और बंदे को अपनी जगह अथॉरिटी देनी है। इन केस किस तरह दे सकता है? इन पर्सन दे सकता है, यानी किसी बंदे को जो वहां पे मौजूद हो उसको, या बाय प्रॉक्सी, या पोस्टल बैलेट। अब यहाँ पे मीटिंग कॉल करने के लिए कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना है। जब भी कोई बोर्ड की मेंबर की मीटिंग होती है या एनुअल एजीएम होती है तो वो मीटिंग होल्ड होने से 21 डेज बिफोर सबको नोटिस सर्कुलेट किया जाएगा कि मीटिंग इस दिन हो रही है। उसके ऊपर मीटिंग का टाइम, मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग का वेन्यू और जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे उन सब की डिटेल मौजूद होती है। जिस चीज के ऊपर, जैसे एजेंडे की मैंने बात की, जिस चीज के लिए मीटिंग बुलाई गई है उसका एक ब्रीफ जो है सब मेंबर्स को दिया जाएगा ताकि वो तैयारी करके आए और उस वक्त मीटिंग के अंदर अपना पार्टिसिपेशन कर सके एक्टिवली। अब इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट, ये तीन मीडियम हैं मीटिंग के अंदर मौजूद होने के। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
डिसीजन बाय मेंबर्स को हम डिस्कस करेंगे। वोटिंग राइट्स है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या फर्क होता है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। डिसीजन जो बाय मेंबर्स होते हैं, ये नॉर्मली जब कोई एजेंडा या आज जैसे कंपनीज के अंदर आपने पॉलिसीज बनानी है, आपने किसी को हायर करना है या किसी एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपने रिव्यू करना है प्रोग्रेस को, उस वक्त एक बोर्ड मीटिंग कॉल की जाती है। सारे बोर्ड मेंबर्स जो हैं उस मीटिंग में आते हैं और उस एजेंडे की डिस्कशन करते हैं, और उसके लास्ट पे सारी चीजें होने के बाद डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे अगर फर्ज करें कि कंपनी का नया बैंक अकाउंट खोलना है, बोर्ड ने डिस्कस किया, डिसीजन हो गया कि हाँ जी ठीक है जी, ये एमरेट, एनबीडी, सीबीडी और एडीसीबी, इनमें से कौन सा बैंक बेहतर है जिसके अंदर ये बैंक अकाउंट खोला जाए। वो डिसाइड हो गया जी, एनबीडी में अकाउंट खुलेगा। फिर ऑथराइज किया जाएगा एक बंदे को जो सारे डॉक्यूमेंट साइन करेगा, उसके ऊपर बकायदा उसको ऑथराइज करने के बाद उसका एक अथॉरिटी लेटर इश्यू किया जाता है। बोर्ड डिसीजन करता है जी कि ए बी सी सी बंदा जो है ये सारे डॉक्यूमेंट साइन करेगा, और जो भी बैंक के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है या डॉक्यूमेंट साइन होने हैं, ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। वो डिसीजन आ जाते हैं। डिसीजन फिर अक्सरियत के साथ पास होता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी कि एक सिंपल वे आप कह लें कि मोर देन 50% अगर आपका वोटिंग किसी चीज के हक में आ गई तो वो लॉ बन गया। लेकिन सम एक्सटेंट कुछ ऐसी चीजें जो स्पेशल रेजोल्यूशंस के अंदर आती हैं, उसके अंदर आपको 75% आपको कंसेंसस चाहिए बोर्ड की टू अप्रूव दैट एजेंडा। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में इन्होंने जो तरमीमें की हैं, उसके लिए इनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। तो वो 2/3 मेजोरिटी के जरिए ही चेंज हो सकती थी, उन्होंने वो करके फिर वो कानून बना लिए। इसी तरह बोर्ड्स के अंदर है 75%, मतलब आप देख लें 2/3 मेजोरिटी ही होती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या फर्क है, इससे पहले वोटिंग राइट की हम बात को थोड़ा सा कर लें। वोटिंग राइट क्या है? वोटिंग राइट जो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, या शेयर होल्डर्स का ही अगर अगर मैं टर्म यूज करूं, इट मींस मेंबर्स ऑटोमेटिकली इज देयर। वो किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो दरकार होती है। अगर 10 बोर्ड मेंबर्स हैं, एक उनमें चीफ एग्जीक्यूटिव है, 9 मेंबर्स हो गए, एक डिसीजन लिया गया जी कि बैंक अकाउंट खुलेगा ईएनबीडी में, एक कहता है सीबीडी में। अब वहां पे वोटिंग होगी, वोटिंग जिसके ज्यादा वोट निकलेंगे वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, जो डिस्कस हो, उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस कहते हैं। जैसे कि आमतौर पे एजीएम के ऊपर मीटिंग जो होती है, उसके अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, लीगल एडवाइजर की अपॉइंटमेंट, ये एक रूटीन के काम है, या नए डायरेक्टर्स का इलेक्शन, नए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, दिस इज रिलेटेड टू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन जिससे आपका बिजनेस या आपकी कंपनी इफेक्ट होती है, या कि किसी के इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई इंटरेस्ट को किसी को नुकसान हो रहा है,
या फायदा हो रहा है। इन कॉर्पोरेट सेक्टर नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन कब कब आती है? नंबर वन, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आ गया बड़ा, आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है। फाइनेंसिंग के लिए आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में दो सोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं और कमर्शियल बैंक हैं। आप लोग, ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन की अंडर आ जाती है चीज। या आपने अपनी कंपनी की एक्सपेंशन करनी है या किसी कंपनी के साथ मर्जर करना है, जॉइंट वेंचर करना है, या कोई कंपनी आपने टेकअप करनी है, या अपनी किसी कंपनी का कुछ पोर्शन आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो इस किस्म की जो रेजोल्यूशंस हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशंस कहलाती हैं। और इसके अंदर 75% मेजॉरिटी के साथ ये रेजोल्यूशन पास होगी, अदरवाइज इस रेजोल्यूशन में ये पास नहीं होती। मैक्सिमम आपको 75% मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। सर मैक्सिमम 75% सपोर्ट चाहिए होता है, अगर इसमें कम हो जाए 15। एटलीस्ट इसे कर ले, मैक्सिमम मेरे से निकल गया मैक्सिमम, तो फिर इसका मतलब है नीचे भी कोई आपके पास क्लास है। एटलीस्ट 75%। ओके सर। ठीक है जी। 75% लाजमी वोटिंग चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए। तो नॉर्मल के लिए आप 51, 52, 53% भी हुआ वो चल जाएगा। A meeting of member is called general meeting. The decision of the companies are made in meetings through resolutions. अब यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई कि जो मेंबर्स की मीटिंग है उसको जनरल मीटिंग कहते हैं, और जो वहां पे डिसीजन होते हैं वो रेजोल्यूशंस कहलाते हैं। द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन इज डिसीजंस। ठीक है। Voting rights means the right of a member of the company to vote on any matter in a meeting of the company, either present in person, through video link, by proxy, by means of postal ballot. मीन्स आप मीटिंग में, आपके पास चार मीन्स हैं टू अटेंड द मीटिंग: इन पर्सन, थ्रू वीडियो लिंक, बाय प्रॉक्सी, बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। अब थ्रू वीडियो लिंक के ये है कि फिर आप उसको, बंदे को, एक सस्टेनेबल इंटरनेट विदाउट इंटरप्शन, एक बेहतरीन तरीके से आप उसके फैसिलिटी पेश करें, देंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से मीटिंग में अटेंड कर सके। ऐसा ना हो वीडियो लिंक दे दिया, बाद में लिंक में बंदा ही गायब है, कभी आवाज गायब है, तो इस तरह नहीं होगा। आप उस वक्त वीडियो लिंक की परमिशन देते वक्त एक उसको पूरे अच्छे तरीके से पूरा प्रोटोकॉल आप उसको प्रोवाइड करेंगे। उसको प्रोटोकॉल में आता क्या है? इंटरनेट फैसिलिटी, वॉइस फैसिलिटी, पिक्चर फैसिलिटी, मींस के क्लैरिटी होगी उसकी, वो ऐसे ही लगे जैसे मीटिंग में इन पर्सन बैठा है। सर ये बाय प्रॉक्सी का क्या मतलब कि? बाई प्रॉक्सी ये होता है, आप क्लास में प्रॉक्सी लगाते देख लगाई कभी? नहीं सर। बंदा गैर हाजिर है लेकिन उसकी हाजिरी लगवाना, प्रॉक्सी बोलना कहते हैं हम। अच्छा। ओके ओके सर। हम लोग तो करते रहे हैं यार। हाँ। लड़के ने गायब होना पीछे से, तो टीचर ने हाजिरी लगाते होना, रोल नंबर बोलना, नीचे से एक ने बोलना यस सर, बंदा है नहीं। फिर लोग, अगर टीचर ने पकड़ लिया तो फिर उसकी पनिशमेंट। मीन्स कि वो बंदा नहीं है, वो खुद हाजिर नहीं हो सकता। वो क्या करता है, वो एक बंदे को ऑथराइज कर देता है कि यार मेरी गैर मौजूदगी में आप ऑथराइज हो
कोई भी डिसीजन है मैं आप लोगे वो मेरे भी आप पे भी शामिल है, या वो उसको बता देता है मेरा इस किस्म का अगर वहां पे डिस्कशन होगा तो मेरा ये स्टांस है, मैं इस पे स्टैंड दूंगा। अच्छा यानी सर किसी बंदे को अपॉइंट करना, और ये अपॉइंटमेंट जो है ये बकायदा बोर्ड को इलम में लाई जाएगी। अच्छा सर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी को ऑथोराइज कर रहे हैं तो उस बंदे की हो क्या जाता है ना, एलिजिबिलिटी हो देखें सकती 10 बंदे हैं, 10 में से एक को कोई जरूरी काम पड़ गया है, या कहीं वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है, या उसकी पर्सनल कोई ऐसी इंगेजमेंट आ गई है कि वो आप बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो वो फिर क्या करता है, उसके भी नंबर ऑफ डेज हैं, मीन्स 21 days बिफोर ही विल इन्फॉर्म टू दी, मिनिमम जो होता है ये 7 और 14 days का होता है। वो इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को कि मैं जी इस बंदे को मेरी जगह पे अटेंडेंस लगाएगा, मैं हाजिर नहीं हो सकता, वो इन राइटिंग इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। कि बाज का तो आप देखते हो कि जैसे वोट पड़ते हैं तो आप कहते हैं सरकारी वोट जी पोस्टल पोस्ट होके आए ने, सरकारी वोट पहन गए वो इलेक्शन कमीशन को बाई डाक भेजेंगे। सेम लाइक दिस, अगर वो किसी चीज में डिसीजन लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो इन राइटिंग बोर्ड में बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा जी कि मैं इस हक में हूँ, इसके हक में नहीं हूँ। वोटिंग कॉस्ट इस तरह होगा उसका। Provided that the attending of the meeting through video link shall be subject to such facilities arranged by the company and in the manner as may be specified, save as otherwise provided in the act। ठीक है जी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? Ordinary resolution means a resolution passed by a simple majority of such members of the company entitled to vote as a separate present in person or by proxy, वो खुद नहीं है उसकी जगह कोई दूसरा बंदा है, और exercise the options to vote through postal ballot as provided in the articles or as may be specified at a general meeting। जो इसके मुतालिक इन कानून बनाया हुआ है उसके मुताबिक ही ये काम होगा, और इसमें 50% प्लस मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी पोस्टल बैलेट। ठीक है जी। स्पेशल रेजोल्यूशन, special resolution means a resolution which has been passed by a majority of at least 75% of such members of the company entitled to vote are present in person or by proxy or vote through postal ballot at a general meeting of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given, यानी 21 days का period। Alternative way, provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 day notice has been given। इससे 21 days का तो नोटिस सर्व होता है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि जल्दी मीटिंग हो, अगर सबकी इसमें कंसेंट हो जाए, तो वो मीटिंग 21 days पहले भी कॉल की जा सकती है, बट प्रोवाइडेड दैट द कंसेंसस ऑफ द मेंबर्स। बट लीगली 21 days का नोटिस पीरियड है। The special resolution require more than just a simple majority and long notice of at least 21 days to take effect. This simple this implies that this type of resolution is required for more important matters for members of the company and company itself। अब यहाँ पे उन्होंने एक टेबल के जरिए समझा दिया कि जी के एटलीस्ट 21 days का नोटिस होगा, लेस देन 21 days का नोटिस क्या है, इसके लिए जरूरी है सब मेंबर्स एग्री हों, तो फिर लेस देन 21 days के ऊपर आप मीटिंग कॉल कर सकते हो, अदरवाइज आप एटलीस्ट 21 days का नोटिस है। और इसके लिए 75% मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, वो इन पर्सन हो चाहे बाय प्रॉक्सी हो या बाय पोस्टल हो, वो 75% है।
लाइसेंस जो है चैरिटेबल या एनजीओ उनके मतलब अब हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, किस तरीके से है, इसका कॉन्सेप्ट और क्राइटेरिया क्या है, अदर रिक्वायरमेंट क्या है, रीजन फॉर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, और लाइसेंस रिवोक भी किया जाता है तो उसकी वजह क्या होती है। Concept: people working for useful objective of the society sometimes need protection of limited liability for such work. Companies Act facilitate this. यानी एनजीओस जो बनती हैं ये आर्टिकल सेक्शन 42 के तहत कंपनीज एक्ट के एनजीओस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उनको लाइसेंस दिया जाता है। क्यों करते हैं, एनजीओस का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है कंपनीज एक्ट के अम्ब्रेला के अंडर। पीपल वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटीज। आप एनजीओस को देखेंगे तो एनजीओस नॉर्मली क्या करती हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल या एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करने के लिए या सोसाइटीज के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, ये ग्रीन, ये आप क्या कहते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के आप देखते हो, ये सब एजुकेशन के लिए जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सब चीज़ें कहलाती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों को रन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, और ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 42 इनको फैसिलिटेट करता है टू इनकॉर्पोरेट एज एन कंपनी। अदरवाइज जो एनजीओज जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं रजिस्ट्रार के साथ, और ये एक खास लोकेलिटी के लिए होती हैं और खास एरिया के लिए जहाँ इनका वर्क स्कोप डिफाइन होता है वो उस एरिया में काम करती हैं। Such association shall be registered as a public limited company. It will not be required to add its name, the word limited or guarantee limited. The license shall be given by SECP for a specified period. The following criteria must be proved the satisfaction of SECP by the proposed association. लाइसेंस लेने के लिए क्या तरीकाकार हैं, फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, art, science, religious, health, education, research, sport, protection of environment, social welfare, charity, and other useful objects. Such companies indeed intends to apply the company's profit and other incomes in promoting its objects and prohibit the payment of dividends to the company's members, and such companies' object and activities are not and not shall at any time be against the law, public order, security, sovereignty and national interest of Pakistan. अब यहाँ पे एनजीओस के अंदर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और ये इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है। इसलिए आप अगर एनजीओस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट का वर्ड बोला जाता है, ना कि प्रॉफिट और गेन या डिविडेंड का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जो लोग मेंबर्स हैं उनको ना डिविडेंड दिया जाता है ना सैलरीज दी जाती हैं। वो क्या है, वो एक वॉलंटियरली वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वो वॉलंटियरली तो वर्क कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बहानों से पैसा भी निकाल रहे होते हैं। कहीं विजिट पे जा रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड हो रही है, कोई स्पेशल इवेंट करवा दिया गया है, वो इस तरीके से पैसों को निकालते हैं। इवन दो के अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव जाएं तो वो अपने घर के अखराजात भी यहाँ से निकाल रहे होते हैं। Conditions and regulations. The license may be granted on such conditions and subject to such regulations as the Commission thinks fit, and those conditions shall be inserted in and deemed part of the memorandum and article of in one of those documents. Formation of memorandum and articles. Memorandum and articles of associations of a company licensed as above shall be in accordance with the form set out in Table F in the first schedule and approved by the Commission.
privilege and obligations. Privileges: the associations on registration as above shall enjoy all privileges and be subject to all the obligations of a limited company. अब यहाँ पे जो चीज है, कंडीशन और रेगुलेशंस का क्या है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एसोसिएशंस के अंदर आप कंप्लीटली डिफाइन करेंगे और वो एज पर लॉ या एक्ट 2017 को फुलफिल कर रहा हो, उसको कंट्राडिक्ट ना करें। अब फॉर्म एंड मेमोरेंडम आर्टिकल्स जो है उसका एक स्पेसिमन दिया हुआ है जो उसके टेबल फर्स्ट स्केड्यूल में मौजूद है, उसको फिल करके देना होता है, जिसके अंदर मेंबर्स की नाम, उनका एड्रेस, उनका बिजनेस और उनकी नेशनैलिटी और उनके सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं। लाइसेंस जो है बाज औकात एनजीओ के रिवोक कर दिए जाते हैं, कैंसिल कर दिए जाते हैं। वो क्या रीजंस होती हैं उसके अंदर, जैसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर आपने अपना बिजनेस डिफाइन किया लेकिन आप वो एक्टिविटीज नहीं कर रहे जो एक्टिविटी आपको अलॉट की गई है, और सपोज आपको ट्रेडिंग के लिए आपने लिया लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आपने अपने मेमोरेंडम में डिफाइन किया हुआ है कि वी आर द ट्रेडर बट यू आर द मैन्युफैक्चरर, सो कॉन्ट्राडिक्ट होगी आपकी एक्टिविटी। आप सर्विसेज के लिए हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो, फाइनेंसिंग करना शुरू कर देते हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। मतलब कि जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, या गवर्नमेंट के आपके लॉज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या इलीगल एक्टिविटीज आपने शुरू कर दी हैं, तो उस वक्त आपका लाइसेंस रिवोक कर लिया जाता है। लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है। जब आपको एससीसीपी के पास कोई कंप्लेंट पहुंचती है या उसे पता चलता है तो वो क्या करती है, आपका लाइसेंस होल्ड करने से पहले आपको एक नोटिस जारी करेगी कि जनाब आए, हमें ये चीज इंफॉर्मेशन मिली है, इसको एक्सप्लेन करें और जस्टिफाई करें। अगर वो ट्राइब्यूनल के अंदर कंपनी अपना केस प्रूव कर देती है कि दे आर फॉलोइंग द लीगल एक्टिविटीज एंड नॉट डूइंग द इलीगल एक्टिविटीज और कंट्राडिक्टेड एक्टिविटीज, तो उनका लाइसेंस जो रिवोक के लिए कहा गया है वो रिवोक नहीं होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए ट्राइब्यूनल्स को तो वो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टीज भी पड़ेंगी। The company or its management has failed, yet commission may at any time by order in writing revoke a license granted with such directions as it may deem fit on being satisfied that number one, the company or its management has failed to comply with any of terms or conditions subject to which a license is granted. Number two, any of the requirements specified or relevant regulations are not met or complied with. Affairs of the companies are conducted in a manner prejudicial to public interest. The company has made a default in filing with the registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding two consecutive financial years. The company has acted against the interest, sovereignty, and integrity of Pakistan, the security of the state, and friendly relations with foreign states. The numbers of members is reduced below 3. ये इसके 6 एक नुकात हैं जो सामने बयान किए गए कि किस किन कंडीशंस में आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो सकता है। अगर इन में से किसी वजह से रिवोक हुआ और कंपनी को जब कॉल किया और उसने अपने आप को विद एविडेंस प्रूव कर दिया कि दे आर डूइंग राइट वर्क, द एलिगेशन इज रॉन्ग, देन रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस जो है वो रिवर्ट हो जाएगी और उनको परमिशन दे दी जाएगी काम करने की। रीजंस क्या हैं रिवोक करने की?
the company is received a brought forth for or is or has been carrying on unlawful or fraudulent activities, जैसा कि हमने डिस्कस किया। फिर फेल टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं है, आपने गड़बड़ की हुई है, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इस वजह से भी हो सकता है, या रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स or the provisions of Companies Act 2017, or failed to carry out the direction or decisions of the Commission or the Registrar given in exercise of powers conferred by Companies Act 2017. Not carrying on its business or is not in operation for 1 year, यानी उसका गोइंग कंसर्न जो है वो डाउटफुल है, वो 1 साल से ज्यादा नहीं चल रही, तो इस वजह से भी it is just and equitable that the license should be revoked. अब जैसे कि मैंने पहले आपको इसमें ब्रीफ किया कि जब रिवोक होता है तो वो कंपनी को बाकायदा नोटिस जारी करते हैं और उसके बाद उसको पूरा मौका देते हैं और वो अपने आप को डिफेंड कर सके। अगर डिफेंड नहीं होगा तो फिर उसके बाद लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेवोकेशन, वाइंडिंग अप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस, प्रोसीजर्स क्या है, हम इनको अब डिस्कस करेंगे। Requirement on revocation or revocation of a license of a not for profit company by the commission. The company shall stop all its activities except the recovery of money owed to it if any. जब किसी का लाइसेंस रिवोक किया जाता है तो उसको सारे उसके ऑपरेशंस बंद कर दिए जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसको रिकवरी की सिर्फ इजाजत होती है जो लोगों से पैसा लेना है। और द कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, यानी इनकम साइड वाला क्लोज हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी करने की इजाजत होती है और ना कोई किसी को आप डोनेशन ले सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना कोई चीज कर सकते हैं। ओनली द आउटस्टैंडिंग यू कैन रिकवर। All the assets of the company after satisfaction of all debts and liabilities shall be transferred to another non-profit company, preferably having similar or identical objects to those of the companies within 90 days from the revocation of the license and such extended period as may be allowed by the commission. जब वो कंपनी खत्म हो रही होती है तो वो उसका सबसे पहले लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाता है, जो बच जाएगा वो ट्रांसफर होगा। सेल आउट नहीं, लफ्ज यहाँ पे है ट्रांसफर का। ट्रांसफर टू दी सेम कंपनी, यानी सेम एक्टिविटी, सेम एरिया की कंपनी, जो सेम जिसका ऑब्जेक्टिव था उसको ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और कितने दिन का? विद इन 90 डेज या सच एक्सटेंड पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द कमीशन। 90 डेज के अंदर अंदर ये ट्रांसफर होगी या जो कमीशन ने जितना टाइम दिया उसके मुताबिक होगा। However, a reasonable amount to meet the expenses of voluntary winding up and or making an application to the registrar for striking the name of the company of the registered may be retained by the company. यानी कि कंपनी को सिर्फ उतना पैसे देने की इजाजत होगी कि जो उसके ऊपर लीगल उसको वाइंडिंग अप या उसका नाम खत्म करने में जो एक्सपेंसेस आएंगे उसकी वो इजाजत देती है। रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, अब यहाँ पे ऊपर 90 डेज के अंदर अंदर की बात है, ये अपने जहन में रखिएगा। फिर दूसरी बात ये कि कंपनी के जब एसेट्स ट्रांसफर होंगे तो सेम एक्टिविटी वाली और सेम ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी को ट्रांसफर होंगे। फिर क्या है कि जब ये सारा काम कंप्लीट होता है तो 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को आपने वो रिपोर्ट भी करनी है। आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट मेंशन्ड अबव, द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल फाइल्स विद इन 15 days from the date of such compliance। जब वो compliance complete होगी उससे आगे उसके पास 15 दिन है to report the registrar। A report to registrar containing relevant information and documents। ये वाला बड़ा important portion है और अक्सर एग्जाम्स में आता है।
वाइंडिंग अप एडमिनिस्ट्रेटर रिस्ट्रिक्शंस, जब वाइंडिंग अप की तरफ जाते हैं तो फिर उस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाया जाता है जो सारे वाइंडिंग अप का प्रोसीजर को देखता है। वो लीगल अपॉइंटमेंट बाय दी कोर्ट भी हो सकती है, बाय दी एससीसीपी भी हो सकती है, या कोई भी थर्ड पार्टी विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स भी हो सकता है। एक इंडिपेंडेंट एक्चुअली ये बंदा होता है जो ये सारा प्रोसेस करता है और वो अपनी फीस चार्ज करता है। Requirement: the board shall initiate necessary proceedings for winding up of the companies voluntarily. If company has no assets and liabilities, the board shall make an application to the registrar for striking the name of the company of the registered. The time limit within 30 days of acceptance of the report by the registrar submitted by the company. Appointment of administrator: in case of default, and commission may appoint an administrator to manage affairs of the company and initiate necessary proceedings for winding up of the company. यानी थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लगा दिया जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स: नो एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन ट्रांसफर ट्रांसफरी कंपनी। मतलब जो आपका एसेट्स दूसरी कंपनी को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो उसका दूसरी कंपनी में ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। अप्लाइज टू द मेंबर्स ऑफिसर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ये उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होंगी। फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स, और वो जो एसेट्स जो ट्रांसफर होते हैं या कंपनी बंद होती है जिस कंपनी को ट्रांसफर किए गए हैं उसमें वो अगले 5 साल तक कोई भी ओहदा होल्ड नहीं कर सकते, ना ले सकते हैं। आफ्टर 5 years दे कैन टेक पार्ट। ये इसकी जो हमने ऊपर कमेंट्री पढ़ी है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको हम जरा देखते हैं जी। कहता है जी, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस बाय एससीसीपी। जब वो एससीसीपी ने लाइसेंस रिवोक किया तो वो अपॉर्चुनिटी देती है कि हेयरिंग पे वो बुलाते हैं। फिर रेवोकेशन रिवर्स होता है या रेवोकेशन कंटिन्यू होता है। अगर रिवर्स होता है तो फिर लाइसेंस उनको वापस कर दिया जाता है, वो अपना काम करते रहे। अगर वो रेवोकेशन कंटिन्यू रहती है तो फिर उसके लिए क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स फॉर एएनएफपी कंपनी, ठीक है। स्टॉप ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट रिकवरी, जो ऊपर हमने पढ़ा कि सारे ऑपरेशन बंद कर दिए जाते हैं सिवाय रिकवरी के। फिर डू नॉट सोलिसाइट रिसीव डोनेशन, हम डोनेशन नहीं ले सकते। फिर क्या है जी, ट्रांसफर ऑल एसेट्स लाइबिलिटी टू अनदर एएनएफ पी, यानी कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है, एक्सेप्ट वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस विद इन 90 days एक्सटेंडेबल, यानी कि उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो तो बर्दाश्त करने हैं, वो तो देने हैं कंपनी ने, वो 90 दिन के अंदर अंदर पूरे करने हैं, या इसको कमीशन ने जितना भी टाइम दिया उसके मुताबिक वो। उसके बाद फिर सब जब ये चीज हो जाती है तो फिर एससीसीपी डिफॉल्ट शेल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोसीड वाइंडिंग अप, तो सबमिट अ रिपोर्ट टू। जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है 90 days के बाद, आप एक रिपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस ट्रांसफर प्रोसेस, उसके बाद 15 दिन तक आपने एससीसीपी को अपनी रिपोर्ट देनी है कि सारा काम पूरा हो गया है। और जॉब जब डन हो जाती है तो फिर उसके बाद इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर के डिफॉल्टर की तरफ चला गया, ये तो एक तो है सिंपल के जी के उन्होंने ट्रांसफर किया और 15 दिन में वापस कर दिया और कोई किसी किस्म की लाइबिलिटी या कोई किसी किस्म का डिफॉल्ट नहीं हुआ, सब कुछ आइडियली कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर डिफॉल्ट में चले गए यानी पैसा नहीं है तो फिर उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, वो फिर प्रोसीजर जो है वाइंडिंग अप का वो कंप्लीट कराएगा। इनिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप विद इन 30 days, ठीक है जी। आगे फिर कहता है 5 years रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स टू होल्ड एनी ऑफिस इन द ट्रांसफरिंग कंपनी। यानी कि ये पूरी एक छोटी सी समरी बना दी जो हमने ऊपर डिस्कस किया। बाय चार्ट, बाय फ्लो चार्ट we can understand which steps are involved in the winding up और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने तक।
एग्जाम्पल्स आ गई जी। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको कॉन्सेप्ट को समझाया जी। द मैनेजमेंट ऑफ शरीर जनरल हॉस्पिटल, a company formed under Section 42 of the Companies Act 2017, received show cause notice from the Commission of its intention to revoke the license because the Commission is satisfied that the affairs of SGH are conducted in manner prejudicial to public interest। ठीक है जी। अब वो रेवोकेशन हुई, SGH management was unable to defend their position and finally the commission revoked SGH license on 13th January 2020। इन्हें यहाँ पे केस ये लगा लिया, अजम्पशन ये है कि वो डिफेंड नहीं कर सके जो एलिगेशन उन पे लगा था। जब डिफेंड नहीं कर सके तो क्या होगा, license in on 13th January 2020 and ordered transfer of all its assets by 11th April 2020। देखें लाइसेंस कब हुआ रिवोक, 13 जनवरी को, और एसेट्स ट्रांसफर करने का क्या ऑर्डर है, 11 अप्रैल तक करने हैं। तो आगे देखते हैं जी, हमने ऊपर पढ़ा है कितने दिन है, 90 डेज है। यस The सर। transfer of assets, such management transfer all assets to Good Eye Hospital, a company formed under Section 42 of the Companies Act 2017 on 3rd April 2020. The report to registrar within 15 days from 17th April, assuming the registrar accepted initial winding up procedures within 30 days of by 17th May 2020. Restriction in light of the provisions of the Companies Act 2017, the members and officers of SGH shall not be eligible to hold any office in GEH for a period of 5 years by 22nd April। इसके अंदर जो हमने ऊपर पढ़ा वो उन्होंने डेट्स के साथ इन पीरियड्स को डिफाइन किया कि 30 डेज, 90 डेज, 15 डेज कैसे प्रोसीजर ये चलता है और कितने कितने दिनों के अंदर ये कंप्लीट होता है। ये वाला पोर्शन जो है इसको जरा अच्छी तरह पढ़िएगा जी। नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग मोर देन 20%। अब यहाँ पे चीज हम आगे देख रहे हैं कि एसोसिएशन और पार्टनरशिप्स के अंदर मेंबर्स की तादाद कितनी होगी। कहता है जी कि मोर देन 20%, नो एसोसिएशन पर पार्टनर्स और एंटिटी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 20%, यानी 20% पर्सन जो हैं उतने मेंबर्स होंगे किसी भी एसोसिएशन के या पार्टनरशिप के या कोई ऐसी एंटिटी जो पार्टनरशिप की कैटेगरी में आती है, एसोसिएशन की कैटेगरी में आती है। For the purpose of carrying on any business that has for its objects the acquisition of gain by the association, partnership, or entity or by individual members thereof, unless it is registered as a company under Act Companies Act 2017, and any violation shall be an offence punishable as mentioned below। अब देखिए कोई भी एसोसिएशन और पार्टनरशिप है उसमें 20 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। जब वो 20 से ज्यादा हो जाएंगे तो उनको कंपनी फॉर्मेट करनी पड़ेगी, यानी कंपनी के लिए एसोसिएशंस को कंपनी में जाने के लिए 20 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या दूसरी बातें नहीं हो रही। एसोसिएशन जो है अगर वो 20 मेंबर से ऊपर चली जाए तो वो उसे कंपनी बनना पड़ेगा, अदरवाइज उस पर फाइन और पेनल्टी आएगी। A person guilty of an offence under this section shall be liable to penalty not exceeding of level 1 on the standard scale and also personally liable for all the liability incurred in such business। अब ये जो लेवल 1 और स्टैंडर्ड स्केल है इसके अंदर 2 से 3 साल की सजा होती है और जुर्माना जो है वो 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। In an MBA class, 28 class fellows decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisory। The carrying on business under such partnership shall be punishable offense, क्योंकि ये 20 से ज्यादा हो गए।
दे शुड फॉर्म ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, तो इनको कंपनी बनानी पड़ेगी। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ है जी? दी ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज ए कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर वन, एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन ए पार्टनरशिप formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan. A joint family carrying on joint family business. A partnership of two or more joint families where the total number of members of such families, excluding the minors members, does not exceed 20. A partnership formed to carry a practice as lawyer, accountants, or any other profession where practice as a limited liability company is not permitted under the relevant law and regulation for a such practice. नीचे उन्होंने अपनी इनकी एग्जांपल्स दी हैं और ये एक्सेप्शंस जो हैं इन लोगों को अवेलेबल हैं कि उनके ऊपर फाइन नहीं होगा। ये क्वेश्चन आंसर हैं जी, इन क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे। आप इनको ज़रा तैयार कीजिएगा, मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे और आप पार्टिसिपेट करोगे, आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ये एक छोटा सा आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स का ये क्वेश्चन भी बन गया और इसके ऊपर आप दोनों की मुझे इनपुट चाहिए कि आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था और क्या कुछ आपके जहन में है, क्या आप सीख कर गए हैं। और इन चीज़ों को आराम से पढ़िएगा और इनको ग्रैब कीजिए, अपने जहन में रखिएगा। ठीक है जी? यस सर। और ये प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का कॉन्सेप्ट हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ऊपर वो दो क्वेश्चंस हो गए और नीचे ये वाली चीज हम इसको फिर हम देखेंगे जी। ठीक है जी, पढ़ना जरूर है जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, यस कोई सर। और क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। नो थक सर। तो नहीं गए? सर ये थोड़ा वो है ना, थ्योरेटिकल थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा है थोड़ा सा ना। इसलिए अब वो जो ऊपर ऊपर से गया है इसको थोड़ा सा पढ़िएगा तो आप देखिएगा आपके जहन में बैठ जाएगा। यस सर, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलें जी, सर बेस्ट ऑफ लक इन। सर, जी इसका जी कोई बोले। शॉर्टकट है कि इंसान जो है पास हो जाए कम से कम? मुझे तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये कॉर्पोरेट लॉ गवर्नेंस। कोई मुश्किल नहीं है यार, इसको पढ़े आप, अगर जब हम पेपर्स करेंगे तो आपको और मजा आएगा। बस ये है कि आपने इसको पढ़ना जरूर है। अच्छा सर, ठीक है सर। यार आप यही समझो कि आप डाइजेस्ट पढ़ रहे हो। ठीक है सर, ओके। ठीक है, यस सर। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। अगर इसको जहन पे सवार करके पढ़ेंगे तो नहीं होगा। और ये आपको मजे की बात बताऊं कि आप बड़े आसानी से ये पास कर जाएंगे, क्योंकि आगे जब मैं पेपर्स में हम आएंगे ना, तो यस सर। उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आप लोगों की होगी। अच्छा सर, ओके। ठीक है जी, ठीक है सर। क्या नहीं हो। ओके जी, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।